नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये जो पेपर मैं एक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसको बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें मैं प्रोटेक्शन ऑफिसर का पेपर है और राजस्थान पीसीएस ने कभी कराया था इसको, तो उस पेपर को मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर है। आप लोग इसको अच्छे से देखना, ध्यान ध्यान से देखना। तो जो डी ट्रिपल एस बी के थ्रू वेलफेयर ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर, प्रोविजन ऑफिसर का पेपर होगा, प्लस एक उसके बाद में नया जो वैकेंसी आया था प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी है उसमें वैकेंसी, उसमें इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का वैकेंसी है, लेबर ऑफिसर का वैकेंसी है और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का भी वैकेंसी है, मैट्रन का है, तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है और इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि जो ये क्वेश्चन मैं स्क्रॉल करूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो हिंदी वाले अपना हिंदी में क्वेश्चन इसको नोट डाउन करते जाएं और उसको अपना एक नोट्स तैयार करें, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। इसमें अलग अलग चार और ऑप्शन है, तो उन चार ऑप्शन पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जब लेवल का आपका तैयारी होगा तभी आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे किसी भी एग्जाम में। सिर्फ एक ऑप्शन को रट के काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर आपको नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए, अपना नोट्स बनाते रहिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डे ड्रीमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो डे ड्रीमिंग मतलब दिवा स्वप्न बोलते हैं जिसको, ये क्रिएटिव थिंकिंग होता है। फॉर इफेक्टिव लर्निंग द लर्निंग टास्क शुड बी, लर्निंग टास्क कैसा होना चाहिए, एडजस्टेड टू द लर्नर्स लेवल ऑफ मैच्योरिटी, सीखने वाले के मैच्योरिटी के लेवल पर होना चाहिए। द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क इज पब्लिश बाई, तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, यहाँ से पब्लिश होता था। टिस का पुराना नाम क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग सोशल वर्क बैकग्राउंड के हैं उन्हें पता होना चाहिए। स्कूल इज एन सेटिंग ऑफ प्रैक्टिसिंग सोशल वर्क मेथड, तो जो स्कूल में आप इंटरवेंशन करते हो, एक स्कूल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ जो इंटरवेंशन करते हो वो सेकेंडरी लेवल का आएगा। प्राइमरी लेवल पे क्या आएगा, जो आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आप करते हो, पर्सन टू पर्सन करते हो, वो प्राइमरी लेवल हो जाएगा। इवन फैमिली लेवल पे भी वो आप प्राइमरी ही माना जाता है। जब प्राइमरी फैमिली के ऊपर आप जब जाते हो, स्कूल लेवल पे जाते हो इंस्टीट्यूशन पे, तो वो सेकेंडरी लेवल का सोशल वर्क मेथड काउंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डेवलप्ड फर्स्ट एज मेथड ऑफ सोशल वर्क, तो सबसे पहले सोशल केस वर्क को एक मेथड के तौर पे जाना गया। और ये सोशल केस वर्क जब आप व्यक्ति से व्यक्ति के आधार पर उसकी समस्या का जो है निदान करते हो, तो उसको सोशल केस वर्क में रखा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैचिंग। इसमें मैच को मतलब दो ऑथर और बुक का नाम दिया हुआ है तो करेक्टली मैच कराना था। तो एस के डे का चाइल्ड वेलफेयर था, ये इनसे मैच करता है, बाकी मैच नहीं करता है। द बुक फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क इज रिटन बाई, तो फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क किसने लिखा है, मैरी रिचमंड ने लिखा है। काउंसिल ऑन सोशल वर्क एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1952 में बनाया गया था काउंसिल। What is not associated with social work profession, तो study of social institution is not related to social work profession but is social adaptability, सोशल एडोकेसी, प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी। ये जो बाकी तीनों चीजें हैं, ये सोशल वर्क प्रोफेशन की चीजें हैं कि आप जो इंडिविजुअल आ रहा है कोई प्रॉब्लम लेके, तो उसकी एडाप्टेबिलिटी कैसे ग्रो की जाए, या आप अगर किसी थर्ड एनवायरनमेंट में जाके काम करने के लिए आपको भेजा गया है, आपकी एजेंसी ने भेजा है, तो वहाँ आपको अपनी एडाप्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो सोशल एडाप्टेबिलिटी, सोशल एडोकेसी और प्रॉब्लम ऑफ, देखो रोल ऑफ एडोकेसी जो है हमारा, वही सोशल एडोकेसी है कि हम ऑन द बिहाफ ऑफ अ सोशल वर्कर हम रिस्टोर करते हैं सोशल जस्टिस। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है तो वहां पे आपका एज एडवोकेसी रोल होता है, ना कि आप एडवोकेट होते हो। बट स्टिल आप ऐसे पॉपुलेशन को मोटिवेट करते हो, उसे हेल्प करते हो कि इस एक्ट के तहत, इस अधिकारों के तहत आप इस जो है फला फला प्रॉब्लम से निकल सकते हो। द एम ऑफ सोशल वर्क इज टू इम्प्रूव सोशल फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप और कम्युनिटी, यानी ऐसे समुदाय, ऐसे समूह को का उत्थान करना जो डिप्राइव्ड है या जो परेशानी में है। तो ये एम है सोशल वर्क प्रोफेशन का। सडन एंड नॉन सिक्वेंशियल चेंज टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ सोशल चेंज, तो रिवोल्यूशन में जो है सडन चेंज होता है। ये क्या कह रहा है, सडन एंड नॉन सिक्वेंशियल चेंज, मतलब अचानक से बदलाव आ जाना, उसमें सीक्वेंस का कोई आधार न रहना, सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम
जो है ना आना, बल्कि कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम पहले आ गई, फिर छोटी प्रॉब्लम आई, बीच में थोड़ा सा कम प्रॉब्लम आई, ऐसा ना हो कि एक नॉन सीक्वेंशियल चेंज आता है तो वो रिवॉल्यूशन में आता है। जब कोई बहुत बड़ा ऐसा रिवॉल्यूशन होता है जिसमें, जैसे आपने देखा होगा सती प्रथा और जितने भी सोशल एविल्स हैं उनमें जब रिवॉल्यूशन आया तो अचानक से बहुत ही तेजी से चेंज आया। तो रिवॉल्यूशन में हमेशा जो है अचानक से चेंज आता है और वो सीक्वेंस में नहीं होता है। अडेप्टेबिलिटी टू चेंज इज रिक्वायर्ड फॉर, इसको बोलते हैं माइग्रेंट्स फ्रॉम रूरल एरिया। जो माइग्रेंट होते हैं, सपोज करो कोई इंडिया में ही माइग्रेंट है जो यूपी के एक पूर्वी क्षेत्र से जाके मुंबई में बसता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की बदलाव की ज़रूरत होती है। तो वही कह रहा है अडैप्टेबिलिटी टू चेंज इज़ रिक्वायर्ड फॉर माइग्रेंट फ्रॉम रूरल एरिया। जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, उन्हें अपने भाषा में परिवर्तन लाना पड़ता है, उन्हें अपने रहन-सहन में परिवर्तन लाना पड़ता है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि किनको रिक्वायर्ड होती है? अर्बन हैबिटेंट्स, रूरल हैबिटेंट्स, सबको ज़रूरत पड़ती है, बट सबसे ज़्यादा जो है ना रूरल एरिया से जो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे हम ही लोग नौकरी करने के लिए एक पहाड़ी क्षेत्र में आ गए, हिमाचल के इन पहाड़ियों के बीच में आ गए, तो हमें भी प्लेन में रहने की आदत थी। यहाँ जब हम बस से ट्रैवल करते हैं तो मुझे तो नहीं बट मैक्सिमम लोगों को वर्टिगो इश्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे आपको एडेप्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए माइग्रेंट्स फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया या फ्रॉम रूरल एरिया जहाँ भी जाते हैं, उन्हें अपनी अडेप्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस, कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। तो ये एक स्टेटमेंट है जो किंग्सले डेविस ने कहा है कि कम्युनिटी जो एक समुदाय है, सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो जीवन के सभी पहलुओं को संलग्न करता है। और ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो रेंज होता है -1 टू +1 से होता है। यानी जो भी कर्व बनता है आप देखोगे एक ऐसे और एक ऐसे, यानी एक प्लस का निशान होता है, तो इधर लेफ्ट साइड से माइनस होता है और इधर राइट साइड प्लस होता है। तो -1 से +1 के बीच में ही रिलेशन शो होता है। उसके बाद में ये सब रिसर्च के क्वेश्चन है, ये भी कोरिलेशन का भी, ये भी मैच करना है। तो एवरेज क्या है? एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक मध्य की चीज को बताता है। एवरेज ऑफ एवरेज, एवरेज मतलब जो औसत का फिर औसत निकालते हैं, उसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, कहाँ से कहाँ तक उसका फैलाव है। फिर वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स होता है जिनमें हम कोरिलेशन ढूंढते हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनमें हम एक टेस्ट लगाते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट, जिससे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि जो हमने एक कह सकते हो टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन किया था, प्रेडिक्शन किया था, वो सही है या गलत है, उसमें क्या कोरिलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन? तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रेप्लीकेशन होता है, रैंडमाइजेशन होता है, लोकल कंट्रोल होता है, बट यूनिवर्सलाइजेशन नहीं होता है। रैंडमाइजेशन इज carried out in order to both 1 and 3, यानी eliminate or minimize inter-subject differences in an experiment और to increase equivalence among group under study। बहुत ही क्वालिटी के क्वेश्चन है रिसर्च के, ये आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए भी बहुत काम का चीज है। कैथारसिस जो कि एक टर्म है, यूज करते हैं, इस कैथारसिस दिया था सिगमंड फ्रायड ने। इसको हम वेंटिलेशंस ऑफ इमोशन कहते हैं। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको अलाउ करते हैं कि आप अपनी बात पूरी तरीके से रखो, तो उस बात जो रखता है फ्रीली, बिना किसी एब्रप्ट के, बिना किसी रोकथाम के, उसी को हम वेंटिलेशन बोलते हैं। और इसे टर्म दिया है कैथारसिस सिगमंड फ्रायड ने। विच इंग्लिश में वेंटिलेशन बोलते हैं, हिंदी में संवातन बोलते हैं, है ना। तो ये आप कैथारसिस और वेंटिलेशन याद रखो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच वन इज द फीचर ऑफ कम्युनिटी चेस्ट? कम्युनिटी चेस्ट का फीचर क्या है? टू डिस्ट्रीब्यूट फंड्स टू वेरियस एजेंसीज। तो आपने देखा होगा एक पटेल चेस्ट हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड ही है, दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में ही है, तो उसका नाम ही है पटेल चेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कम्युनिटी चेस्ट बोला। तो कम्युनिटी चेस्ट क्या करता है? जो फंड्स है ना वो अलग अलग एजेंसी को देके उनसे काम कराता है। तो पटेल चेस्ट भी अलग अलग टोबैको सेसेशन के लिए काम करता है। टोबैको सेसेशन मतलब तंबाकू नियंत्रण के लिए, तंबाकू का यूज कम हो इसके लिए और खत्म करने के लिए। तो वो छोटे छोटे एजेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है फंड्स, उन्हें अपना टेंडर देता है और उनसे अपना काम करवाता है फॉर अवेयरनेस related to tobacco। Sequential phases in the process of community organization are,
अब सीक्वेंशियल फेज क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, एक्सप्लोरेटरी फेज होगा, आप कोई चीज एक्सप्लोर करते हो, फिर ऑर्गेनाइजेशनल फेज, इस उस ऑर्गेनाइजेशन का रोल ऑफ फंक्शनिंग देखते हो, उसके बाद में डिस्कशन करते हो, और फिर सबसे लास्ट में एक्शन लेते हो आप। तो ये बेसिकली किसी भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब आपको जानना होता है तो इन फेज से गुजरना पड़ता है। अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विसेज इन इंडिया वर स्टार्टेड बाय, तो फोर्ड फाउंडेशन ने अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विस स्टार्ट किया था इंडिया में। हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसाइज द रोल ऑफ अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इन 1940s, तो एर्लिन जॉनसन ने 1940s में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को एज प्रॉब्लम सॉल्वर लॉन्च किया था। अकॉर्डिंग टू एम रॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का प्राथमिक कार्य क्या होता है, इसमें ये पूछा है। तो एम रॉस ने जो है बताया कि कम्युनिटी इंटीग्रेशन यानी सामुदायिक एकीकरण ही सबसे बड़ा उद्देश्य है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का। हु रोड द बुक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन देखो साथ साथ है मुरे रॉस, यानी एम रॉस का फुल फॉर्म है मुरे रॉस, और यही यहाँ पे पूछ लिया। तो इस तरीके से माइंड गेम बहुत बार खेला जाता है किसी भी संस्था के द्वारा जो पेपर कराता है। स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, तो ये एक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, बट ये इसलिए पूछा गया, ऐसे हवा हवाई नहीं पूछा गया, क्योंकि जो हमारे इसमें क्या नाम है सोशल वर्क में भी जब ह्यूमन बिहेवियर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन हैं कि एक शरीर का जो फंक्शनिंग है वो उसी इकोलॉजी की तरीके से है, इकोसिस्टम की तरीके से है, कि हाथ का अगर बैलेंस खराब हुआ, हाथ में कोई इश्यूज आए तो एक हाथ में तो दूसरे हाथ में इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही चीज है यहाँ पे, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी विज्ञान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंटेंट्स ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल चेंज, द नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन was adopted in the year 2001, तो 2001 में नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन आया था। द राइट्स ऑफ द चाइल्ड अडॉप्टेड इन द ईयर 1956, 1956 में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, आर्टिकल 45। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इकोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इन्होंने बोला है कि जो डेविएशन होता है, कोई भी बच्चा डेविएट कर जाता है अपने उद्देश्य से, अपने काम के तरीके से, और उसका जब एंटी सोशल पर्सनालिटी बनता है तो वो क्राइम की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, और क्राइम की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ उसके इश्यूज रहे हैं अपने अर्ली एडोलेसेंट स्टेज में। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट, ये 1992 में आया, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। व्हाट डज सोशल जस्टिस आर्ग्यू, सोशल जस्टिस क्या कहता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड जस्टिस सिस्टम, गुड गवर्नेंस, कंपनसेटरी बेनिफिट्स टू डिसएडवांटेजेस, मतलब जिनके साथ कोई जो है क्राइम हो गया है, जिनके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, उनको जो है इसका बेनिफिट्स देना, कंपेंसेशन दिलाना। राइट टू फ्री लीगल एड इज इंक्लूडेड इन, फ्री लीगल एड मतलब मुफ्त कानूनी सहायता, ये आर्टिकल 21 के तहत आपका अधिकार होता है, और उसके लिए कुछ बेसिक नियम कानून होते हैं कि इससे ज़्यादा अगर आपका क्या नाम है कमाई नहीं है, इनकम नहीं है, और आप फला फला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आर्टिकल 21 के तहत आपको फ्री सरकारी वकील प्रोवाइड कराया जाता है, वो आपका केस लड़ता है। सोशल डिफेंस रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट क्राइम, तो सोशल डिफेंस क्या है, क्राइम के विरुद्ध लड़ना। और अगर सोशल सिक्योरिटी आ जाएगा तो जितनी पेंशन वाली स्कीम है, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये सब सोशल सिक्योरिटी में आ जाएगा, बट सोशल डिफेंस आएगा क्राइम के अगेंस्ट। A person can move the Supreme Court directly in the event of violation of fundamental rights under, तो ये जो आर्टिकल 32 है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार जो है हनन होता है, तो ये इसके इस आर्टिकल 32 के जो भी प्रोविजन है उसके वजह से ये कोर्ट में जा सकता है। अ गुड सोशल एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक जो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में विशेषता क्या होनी चाहिए उसके बारे में पूछा है, तो इसमें BCD हो जाएगा, यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, डिवीजन ऑफ लेबर और ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड, उसके अंदर मानवीय दृष्टिकोण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल वेलफेयर पॉलिसीज इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर। तो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज 1972 में आई थी। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस वजह से हुआ था? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या है? इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। तो इसी आर्टिकल 17 के अंडर ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एस्टैब्लिश किया गया। उसके बाद में आर्टिकल 36 सेज दैट द स्टेट शैल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी आर्टिकल 36 ये लोगों के कल्याण के लिए जो है एक प्राविधान किया गया है कि ये इंडिया गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट होगी उसकी नैतिक दायित्व है कि लोगों का कल्याण करे, और उस कल्याणकारी नीति के तहत लोगों को फाइनेंशियल सोशल हर तरीके की असिस्टेंस दे। तो ये जो भी आप फैमिली पेंशन मिलता है या किसी बच्चे में डिसेबिलिटी है, किसी व्यक्ति में डिसेबिलिटी है तो उस डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, उसे असिस्टिव डिवाइस मिलता है, तो ये आर्टिकल 36 के अंदर आता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1993, 1993। द यूनाइटेड नेशनल चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन वाज ratified by the government of India in 1992। what are the principle of industrial relation policy? तो ये द कोड ऑफ कंडक्ट, द कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड वेलफेयर। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी का ये मतलब है कि जो भी वहाँ काम कर रहे हैं उनका एक व्यवहार का, उनके कार्यशैली का एक एसओपी होगा, उनके डिसिप्लिन का एसओपी होगा, और उनका कल्याण भी करने के लिए जो एम्प्लॉयर होगा वो ध्यान देगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन वेलफेयर इज, तो क्या है? सोशल डेवलपमेंट करना। कोई भी जो एजेंसी है सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है अल्टीमेटली यही करती है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1995, किस 1995 में आया। और ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था तो इसको हम स्किप करते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? डिवीजन ऑफ सोसाइटी, टेम्पररी ग्रुप्स। तो टेम्पररी ग्रुप्स में डिवीजन ऑफ सोसाइटी का वो डिफरेंट चीज होता है, बट डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज परमानेंट ग्रुप, किसी परमानेंट ग्रुप में आप शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, डिवाइड सोसाइटी टू प्राइमरी एंड लोअर सोशल यूनिट्स। तो ये तीनों जो है कह सकते हो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के एंटिटी है, बाकी ये नहीं है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आप ऐसे समझो कि कोई भी व्यक्ति जब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाता है या ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और उसकी कम इज्जत है और जाके शहरी क्षेत्र में बसता है, अच्छा पैसे कमाने लग जाता है और वो अपना एक स्टेटस मेंटेन करने लगता है, तो धीरे धीरे वो गांव से शिफ्ट हो जाता है पूरी तरीके से शहरों में, और वहाँ एक अलग उसका आइडेंटिटी बन जाता है, और वो कभी कभी तो लोग नाम भी चेंज कर लेते हैं, तो वो एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का प्रोसेस है। द सोशल इंस्टीट्यूशन इज, तो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर सोशल पोजीशंस आर फॉर्मली डिफाइंड, जहाँ पे आपके कार्यशैली, आपका सिद्धांत, आपके एसओपीज डिसाइड हो और सोसाइटी के हेल्प के लिए आप काम कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन। मैच द फॉलोइंग, अब इसमें मैच करना है। तो डाउरी प्रोविजन एक्ट कब आया? ये आया 1961 में। एंटी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2005 में, जिसको डीवी एक्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया 1976 में, और इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट आया 1956 में। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से रटा होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। David Gill has pointed out that the essence of social justice enable people to meet their intrinsic needs, यानी आंतरिक जरूरतें। डेविड गिल के अनुसार सामाजिक न्याय लोगों को उनकी किस जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है? यानी इंट्रिंसिक नीड्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड डायग्नोसिस, हिंदी में इसको निदान बोलते हैं। इन केस वर्क वाज यूज्ड टू डील विद, तो ये साइको सोशल प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। और साइको सोशल मतलब जो सोशल प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, या जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है आपको उसकी वजह से क्या सोशल प्रॉब्लम हुई है। तो बेसिकली साइको सोशल एस्पेक्ट में ही हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। हम क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत कम करते हैं, और क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के लिए सोशल वर्कर कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता है, वो साइको सोशल डायग्नोसिस ही बनाता है। जब आप ICD-10 की क्राइटेरिया देखोगे तो जेड एक्सिस है वो पूरा सोशल डायग्नोसिस में आता है। Which university is the first one to introduce the course of group work? तो वेस्टर्न रिजर्व। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स, क्या करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स टू चेंज बिहेवियर। हम जो माल एडेप्टिव फंक्शनिंग होती है किसी भी चाइल्ड की, किसी भी एडल्ट की, तो उसमें हम जो एडेप्टिव फंक्शनिंग है उसको लाने के लिए कुछ कुछ प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं,
कुछ प्रिंसिपल जैसे रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स हो गए, ठीक है, इन्फोर्समेंट टेक्निक्स हो गए, तो वो पनिशमेंट भी कुछ कुछ होते हैं, तो वो टेक्निक यूज करके हम उसमें एडाप्टिव बिहेवियर को रिस्टोर करते हैं। तो ये है बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल। उसके बाद में फिर से ये आर्टिकल को मैच कराने का ये क्वेश्चन है। पहला है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी जो त्रिस्तरीय पंचायत का निर्माण किया गया, वो है आर्टिकल 40 के अंदर। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क यानी काम करने का अधिकार। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो बहुत सबसे ज्यादा अभी लाइमलाइट में है, यानी समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता और एक कानून सबके ऊपर लागू। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कृषि एवं पशुपालन का गठन आर्टिकल 48 में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट भी ये भी मैच करने का ही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष। इसको विकलांग मत पढ़िएगा आप लोग, विकलांग डेरोगेटरी वर्ड में आ गया है, तो अब इसको प्रयोग से बाहर कर दिया गया है। तो दिव्यांग वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष जो माना जाता है वो 1981 में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओल्डर पर्सन, ये 2007 को माना जाता है। उसके बाद में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली माना जाता है 1994 को। इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन 1975 को। उसके बाद में फिर से आता है मेंटल हेल्थ एक्ट, ये भी मैच कराने ही है, कराने वाला ही है। तो मेंटल हेल्थ एक्ट जो आता है वो 1987 में आता है, लेकिन जब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आएगा वो 2017 हो जाएगा। तो ये याद रखना, जब यहाँ केयर ऐड हो जाएगा तो 2017 हो जाएगा। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, तो इसी को जिसने ठीक से लगाया होगा, पहला सही होगा उसका दूसरा भी सही हो जाएगा, 1992। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो आप देख रहे हो ये तो 1995 है, बट इसी में अगर ये आ जाएगा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, तो ये हो जाएगा 2016, क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में आया। नेशनल ट्रस्ट एक्ट ये आया 1999 में। तो ये आपका बिल्कुल रटा होना चाहिए टिप पे। A person with a disability is a person suffering from not less than 40% of any disability certified बाई अ मेडिकल अथॉरिटी। तो 40% से कम डिसेबिलिटी है तो उसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल तो जाएगा, बट उसका फायदा नहीं होगा। यानी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो 40% है, 40% एंड एबव अगर डिसेबिलिटी है तो वो जो भी 5% उसको एडमिशन में छूट मिलता है, 4% गवर्नमेंट के नौकरी में छूट मिलता है, उसको और भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलते हैं, तो वो 40% से ऊपर होना चाहिए। सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 वाज एडॉप्टेड ऑन द गाइडेंस ऑफ विसाका गाइडलाइन। ये अभी मैंने कल जो दो 15 और 16 नंबर का वेलफेयर ऑफिसर का वीडियो डिस्कस किया था, उसमें देखो विसाका गाइडलाइन के बारे में डिस्कस किया था, उसी से ये पॉस एक्ट बना था, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट एट वर्क प्लेस एक्ट बना था। तो ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको जरूर पढ़ें। 15-16 नंबर का जो वीडियो है थोड़ा डिटेल में डिस्कस है। द मैटर रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ पब्लिक इन द लिस्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो पब्लिक मतलब जो समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, संघ सूची है, उसमें ये स्टेट्स लिस्ट में आएगी। हेल्थ जो मैटर ऑफ हेल्थ है वो स्टेट उस पर नियम कानून बना सकता है, बट सेंटर का भी उसमें अधिकार होता है। तो the scientific field that seeks to understand the nature and causes of individual behavior and thoughts in social institution, it's come under social psychology। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बाकी चीजें नेक्स्ट में हम कवर करेंगे।